लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि रोजाना 8 बजे आने वाली क्लास में आज मैं आपके लिए फिर से अपनी अगली क्लास में मैं यूपीएसआई भर्ती 2025 के लिए हिंदी का सेट नंबर 2 जो प्रीवियस ईयर का पेपर हूबहू वही पेपर जो आया है 12/11/2021 का वही पेपर आप सबके समक्ष में लेके उपस्थित हुआ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी बच्चा क्लास के साथ जुड़े कृपया वो अंत तक वीडियो को देख कर ही जाए, क्योंकि ये वही पेपर है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है और उसी पेपर को मैं प्रैक्टिस कराने के लिए, सोल्यूशन कराने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने प्यारे बच्चों से गुजारिश करूंगा और आग्रह करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे आप इस वीडियो को हर एक बच्चे तक शेयर कर दीजिए। वो बच्चा जो यूपीएसआई दरोगा की तैयारी कर रहा है, दरोगा के साथ साथ यदि आप पुलिस के भी छात्र हैं तो वहां भी आपके लिए क्वेश्चन लाभदायक सिद्ध होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं चलता हूं अपने प्रश्न की तरफ। देखिएगा प्रश्न संख्या 1, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे क्या लिखा गया है। काल रीति के कितने भेद हैं? सॉरी बच्चों, काव्य रीति के कितने भेद हैं? तो प्यारे बच्चे, ना तो 2 होगा, ना तो 4 होगा, ना तो 8 होगा, होगा क्या? 3। काव्य रीति के भेद जो होते हैं वो 3 भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। चलिएगा आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 लिखा गया है कि जल, प्राण, पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं? यहां पे आपको क्या बताना है? अनेकार्थी बताना है। तो तत्व लिखा गया है, सार लिखा गया है, जीवन लिखा गया है और औषध लिखा गया है। जल, प्राण, पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो तत्व का तो होगा नहीं मेरे दोस्त, सार का भी नहीं होगा, औषधि का भी नहीं होगा, तो होगा किसका भैया? सी आपका बिल्कुल सही और एकदम सटीक जवाब है। चलिएगा आज के क्लास के तीसरे प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 3, इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? रांगे राघव, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, कमलेश्वर सुदर्शन। इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है जो आपको बताना है। जो आपका बिल्कुल सही जवाब है वो क्या है भैया? सुदर्शन है। तो तीसरे का जो एकदम बिल्कुल सही और सटीक जवाब है वो डी वाला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा लल्ला, इसमें लिखा गया है इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? यहां आपको सर्वनाम शब्द के बारे में बताना है मेरे भाई। तो नींद तो होगा नहीं सर्वनाम, रोग भी नहीं होगा और सफाई भी नहीं होगा, और कौन आपका क्या है? सर्वनाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, तो कौन जो है सर्वनाम का? प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रकार है। किसका भैया? प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रकार है। जबकि नींद, रोग और सफाई ये तीनों के तीनों क्या है भैया? संज्ञा है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेष के अनुसार होता है कि स्त्रीलिंग होता है कि स्वतंत्र रहता है कि पुल्लिंग के अनुसार होता है? तो मेरे दोस्त, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेष के अनुसार होता है। ए इज द राइट आंसर। जैसे लिखा जाए मेरे भैया, ज्यादा सुंदर बगीचा। क्या लिखा गया? ज्यादा सुंदर बगीचा। अब ये ज्यादा क्या है और सुंदर क्या है और बगीचा क्या है? देखिए, बगीचा संज्ञा है, संज्ञा और सर्वनाम पद को ही क्या कहा जाता है? विशेष कहा जाता है। और सुंदर क्या है? विशेषण है। इसी विशेषण को विशेषक के भी नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? विशेषक के भी नाम से जाना जाता है। और ये ज्यादा जो है ये क्या है? प्राविशेषण है। तो सुंदर की भी विशेषता बता रहा है, ज्यादा सुंदर। तो ज्यादा क्या है लल्ला? प्राविशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषण या विशेषक है। और जो वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम पद होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? तो विशेष कहा जाता है। तो आप जान चुके हैं, 5वें का आपका पहला एकदम सही और सटीक जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। 6 में लिखा गया है भैया, इनमें से मधुशाला
आप जानते हो बहुत ही फेमस रचना है। वो रचना किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी रचना है? मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। इनकी जो रचनाएं हैं निहार, नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, यामा, इनकी रचनाएं हैं। और छायावाद युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। और इनकी जो रचना है वो कामायनी है, लहर है, आंसू है, झरना है, ये इनकी रचनाएं हैं। तो पहला आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है, ये वाला आपका ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे आपके पिताजी मार्केट गए हैं, बाजार गए हैं, तो आप कहोगे कि पिताजी बाजार गए हैं, पिताजी बाजार गए हैं, पिताजी बाजार गया है नहीं। राजा जी के बड़े पुत्र आए हैं, बड़े बेटे आए हैं, तो हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है, एक वचन को होगा नहीं। तो बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 की तरफ हम चलते हैं। देखिएगा लिखा गया है, इनमें से बीभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? तो मेरे दोस्त बीभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? तो बीभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा व घृणा दोनों होता है। क्योंकि जैसे अगर आप रास्ते में जा रहे हो और बरसात का सीजन हो, और बरसात के सीजन में यदि आप मान लीजिए अगर आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और साइकिल के पहिए के नीचे अगर एक मेढक आके पड़ जाता है तो उसकी पूरी बॉडी ऐसी की तैसी हो जाती है, एक एक पार्ट अलग हो जाता है। तो आपको उस पार्ट को देखने के बाद इतना अंदर से घृणा आती है, घिन होती है, उसी को कहा गया है। तो बीभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा अथवा घृणा है। तो बी और डी दोनों ऑप्शन आपका सही है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। मूव करने से पहले लल्ला मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए उत्साह और शोक के बारे में बताइए। कौन रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है। और इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देके तुरंत बताइए। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह है। रणवीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। यहाँ पे कौन सा रस है? वीर रस है। चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। कौन सा रस है? वीर रस है। तो चलिएगा आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, लिखा गया है कि मातृहंता में कौन सा समास है? तो मेरे दोस्त मातृहंता में आपका तत्पुरुष समास है। माता की हत्या करने वाला को ही मातृहंता कहते हैं। इतिहास में आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा, एक पितृहंता था ना, जिसमें पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठता था। हैयक वंश के शासकों को पितृहंता शासक कहा जाता था। ऐसे यहाँ पे मातृहंता आया है, तो यहाँ पे माँ की हत्या करने वाले को ही मातृहंता कहा जाता है। यहाँ पे काकी के अर्थात संबंध तत्पुरुष समास होगा। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, मैं खाना खा चुका था। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, मैं खाना खा चुका था। इसमें आपको लल्ला बताना है कि आप बताइए कौन सा काल है? पूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है। कह रहा है कि मैं खाना खा चुका था, तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। 10 का पहला आपका ऑप्शन सही है, मैं खाना खा चुका था, ये पूर्ण भूतकाल है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 11, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपको जवाब देना है। विद्यावाचस्पति, 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 विद्यावाचस्पति। ये तो कदापि नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जो होगा इसमें दंत सा होगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। जो पीएचडी कर लेता है या जो पीएचडी की उपाधि धारण कर लेता है उसी को कहा जाता है, जिसके पास पीएचडी की डिग्री होती है उसको विद्यावाचस्पति कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं मेरे दोस्त। अगर वीडियो पसंद आ रही है, जबरदस्त आपकी सॉल्विंग हो रही है, तो एक बार दमदारी के साथ अपने हर मित्र के पास इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। बता दीजिए रोजाना 8 बजे आने वाली हिंदी की क्लास, दिशांत सर की क्लास आ चुकी है, और आ जाओ। आज मैं तो आपके साथ एक पूरा सेट लेके आया हूं, अर्थात 40 प्रश्नों को लेके आया हूं, और वही प्रश्न जो आपके एग्जाम में प्रीवियस
ईयर में पूरा का पूरा सेट आया हुआ है, वही सॉल्विंग करा रहा हूं। देखिए किस लेवल का प्रश्न है, कैसा एग्जामिनर प्रश्न को बनाता है, सब कुछ आपको मैं बता रहा हूं, एक एक चीज बयां कर रहा हूं, बस आप सुनते चलिएगा। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है तो मैंने आपको बता दिया। प्रश्न संख्या 12, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो भैया ये तो गलत है और ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो किसके बाद आता है? का वर्ण के बाद एवं खा वर्ण से पहले क्या आता है? छा आता है। और त्रा भी बता दूं तो ता वर्ण के बाद और था वर्ण से पहले क्या आता है? त्रा आता है। का, त्रा और था को क्या, का, त्रा और ज्ञा को क्या कहा जाता है भैया? संयुक्ताक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? संयुक्ताक्षर। ऐसा वर्ण जिसको लिखने के लिए कम से कम कितने वर्णों की आवश्यकता पड़ती है? 3। यहां पे बता दें जो का निर्माण हुआ है, जो का निर्माण हुआ है वो आधा का और पूरा सा को अलग करोगे तो क्या आएगा? आ। और जो ज्ञा का निर्माण हुआ है वो कहां से हुआ है? आधा जा और पूरा इया को अलग करोगे तो क्या आएगा? आ। और जो त्रा का निर्माण हुआ है आधा ता और पूरा रा को अलग करोगे तो आ। और इस हा को काकल्य वर्ण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काकल्य वर्ण उच्चार स्थान के आधार पे आप बताएंगे। तो कौन सा जवाब सही है आपका? डी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में आपको बताना है कि सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बंगला। तो ऑप्शन में ए बी सी डी दिया है, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बंगला। दूसरा ऑप्शन में ए बी सी दिया है, ए का मतलब राजस्थानी, बी का मतलब गुजराती और सी का मतलब पंजाबी। तीसरे ऑप्शन में आपको 1 और 2 दिया है, मतलब राजस्थानी और गुजराती। तो कौन सा जवाब आपका सही है? तीसरा जवाब आपका एकदम सही और सटीक जवाब है। तो मेरे दोस्त चलिएगा आज की क्लास के हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है जिसको मैंने आपको करवाया भी है? तो आप मुझे जवाब दीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है। बताइएगा, कमेंट करिएगा मेरे प्यारे बच्चे, धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? तो आप इसको मैंने आपको करवाया है, धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है। तो मेरे दोस्त यहां पे जो धड़ाक में प्रत्यय है, ये धड़ क्या है? मूल शब्द है। धड़ क्या है? मूल शब्द है। और कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आक प्रत्यय लगा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी इज द राइट आंसर। दूसरा आपका एकदम सही और सटीक जवाब है। चलिएगा मेरे दोस्त अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? बताना है आपको। पढ़ाई, कमाई, भलाई, लड़ाई। पढ़ाई भी क्रिया से बनी है और लड़ाई भी क्रिया से बनी है, कमाई भी क्रिया से बनी है। ठीक है, और इसमें जो भलाई है यही नहीं बनी हुई है, तो भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? तो सी इज द राइट आंसर। तीसरा आपका एकदम बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? मंथर, मदाक्रांत, दीर्घ सूची, सत्वर। तो मेरे दोस्त आप जवाब दीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, मुझे बताइएगा आप। मंथर होगा कि मदाक्रांता होगा कि दीर्घ सूची होगा कि सत्वर होगा? जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो मेरे दोस्त आपका कौन सा ऑप्शन सही है? मंथर। मंथर। और मंथर का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? मंथर का विलोम आप क्या बता सकते हो? तीव्र या शीर्घ भी कह सकते हो। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा, 18 नहीं सॉरी बच्चों, प्रश्न संख्या आप 17 देखिएगा। द्विज का अनेकार्थी क्या है? हाथी है कि दांत है कि वस्त्र है कि जल है? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि द्विज का अनेकार्थी क्या है? हाथी है कि दांत है कि वस्त्र है कि जल है? तो द्विज का जो अनेकार्थी है वो क्या है? दांत है। और द्विज का अनेकार्थी भैया
पक्षी भी होता है और द्विज का अनेकार्थी भैया क्या होता है, ब्राह्मण भी होता है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिएगा आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 18, इनमें से घोटक शब्द क्या है, आपको बताना है इनमें से घोटक शब्द क्या है। देशज है, तद्भव है, तत्सम है, विदेशज है। तो भैया घोटक अपने आप में कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। और इसका, इस घोटक का तद्भव क्या होगा भैया, क्या होगा, घोड़ा होगा। क्या होगा भैया, घोड़ा होगा। तो आपको जवाब देना है घोटक शब्द क्या है, तो घोटक तत्सम शब्द है। तत्सम का मतलब मूल भाषा अथवा संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों उतार दिए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। देशज का मतलब अपने ही देश में ग्रामीण आंचलिकता के कारण बोले जाने वाले शब्दों को देशज कहते हैं। तद्भव का मतलब वे शब्द जो हिंदी में आते आते अपने रूप को बदल लेते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। विदेशज का मतलब विदेशी भाषा में जन्म लेने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। अर्थात हिंदी और संस्कृत भाषा के शब्दों को छोड़ के बाकी सभी शब्द विदेशज शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा। प्रश्न संख्या देखिएगा 19 देखिएगा। निर्देश दिया गया है, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूं। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। आपको इसमें गद्यांश को पढ़ के आपको क्या करना है भैया, अनुच्छेद को पढ़कर आपको क्या करना है भैया, जवाब देना है। चलिएगा एक एक प्रश्न का जवाब हम लोग बारी बारी देंगे। आइएगा, उपर्युक्त काव्यांश में गहरी नींद से क्या अर्थ है। 19 में आपको बताना है परिश्रमी होना, बेखबर होना, चिंता युक्त होना, मृत्यु को प्राप्त करना। तो भैया कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो 19 का जो ऑप्शन सही है, उपर्युक्त काव्यांश में गहरी नींद से क्या अर्थ है, बेखबर होना। दूसरा आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है, गहरी नींद से क्या अर्थ है, बेखबर होना। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा। उपर्युक्त काव्यांश के अनुसार कवि लोगों को कहां नहीं जाने देगा, कवि लोगों को कहां नहीं जाने देगा। इसमें आपको जवाब देना है अतल गहराई में, जहां सूर्य अस्त होता है, पतन की राह पर, पाताल में। तो जो आपका तीसरा जवाब है, सी इज द राइट आंसर है। उपर्युक्त काव्यांश के अनुसार कवि लोगों को कहां नहीं जाने देगा, पतन की राह पर नहीं जाने देगा। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। उपर्युक्त काव्यांश में कवि किस तरह से व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। पहला ऑप्शन जो अत्यधिक प्रेरित हो, दूसरा ऑप्शन जो बहुत परिश्रमी हो, तीसरा ऑप्शन जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, और डी वाला ऑप्शन जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। तो प्रश्न संख्या 21 आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिएगा कि उपर्युक्त काव्यांश में कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। तो डी इज द राइट आंसर, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। तो आपका चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखिएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त, तो आपको बताना है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो अगर आपसे पूछा जाएगा वाच्य कितने प्रकार के हैं, तो आप बताएंगे 3 प्रकार के हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 23, अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है। यहां आपको इस शब्द में प्रत्यय बताना है। तो आयु प्रत्यय है, या यु प्रत्यय है, या वायु प्रत्यय है, या अल्प प्रत्यय है। जब आप इसको तोड़ोगे तो ये अल्पायु अल्पधन आयु में टूट जाएगा मेरे दोस्त। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, आयु प्रत्यय। चलिएगा पहला जवाब आपका सही है। प्रश्न संख्या 24 देखिएगा। इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है। सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल, आसन्न भूत। तो डी इज द राइट आंसर, ये नहीं है और ये तीनों आपके
वर्तमान काल का प्रकार हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 25। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं? द्विकर्मक धातु होती नहीं है। क्या होता है आपका? साधित धातु होता है, संयुक्त धातु भी नहीं होता है और समस्त धातु भी नहीं होता है। संयुक्त धातु का मतलब जब दो क्रिया होती है तो वहां पे संयुक्त धातु होता है। जैसे जब दो क्रियाएं लगी होती हैं, जुड़ी रहती हैं, जैसे बस चली गई, चली भी क्रिया है और गई भी क्रिया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे दोस्त एक बार वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दो। यही वो प्रश्न है, इसी तरीके से आपके भी एग्जाम में प्रश्न आएंगे, यूपीएसआई का जो आपका एग्जाम होगा। देखिएगा 26, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है ये जो उन उपसर्ग है ये उर्दू का नहीं बल्कि हिंदी का उपसर्ग है। तो सी इज द राइट आंसर। चलिएगा आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 27, आजीवन में कौन सा समास है? यहां आपको बताना है मेरे दोस्त कि आजीवन में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास तो होगा नहीं, द्विगु समास भी नहीं होगा, कर्मधारय समास भी नहीं होगा, तो होगा क्या? अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि प्रथम पद क्या है इसका? अव्यय है, अर्थात उपसर्ग लगा हुआ है आधन जीवन, आजीवन जिसका प्रथम पद उपसर्ग हो और द्वितीय पद क्या हो? संज्ञा हो और समस्त पद अव्यय का बोध कराता हो, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो आपका डी इज द राइट आंसर। चलिएगा प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं। देखिएगा इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? बताइएगा, बघेली है, ब्रज है, बुंदेली है। बताइएगा इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? बघेली, ब्रज, कन्नौज और बुंदेली। प्रश्न संख्या 28 का आप कमेंट करिएगा मेरे दोस्त, बताइएगा कौन सी बोली ऐसी है। जवाब दीजिएगा तो आपको बताना है लल्ला कि बघेली। इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? तो वो क्या है? बघेली है। चलिएगा प्रश्न संख्या 29 की तरफ चलते हैं। देखिएगा इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? इसको चाहे आप विष्णुपुरिया कहिए या अगर आप कहना चाहो तो मेरे दोस्त इसको आप विष्णु प्रिया भी लिख सकते हो, ये भी कहा जा सकता है। तो कौन सी बोली है? उड़िया, बांग्ला, गुजराती, असमी है। डी इज द राइट आंसर। चलिएगा प्रश्न संख्या 30 की तरफ चलते हैं। इनमें से कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? मैत्रेयी, पुष्पा, अलका सरावगी, महुआ माझी, जयप्रकाश करदम। तो जो आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है वो बी इज द राइट आंसर। चलिएगा प्रश्न संख्या 31 की तरफ चलते हैं। इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? यहां आपको जवाब देना है जिसका संबंध मनुष्य है, जिसका संबंध प्रथा से है और जिसका संबंध ईश्वर से है। जिसका संबंध यहां पे होना चाहिए था, जिसका संबंध पृथ्वी से है। क्या होना चाहिए था भैया? जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे क्या कहते हैं भैया? पार्थिव कहते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। चलिएगा प्रश्न संख्या 32 की तरफ मूव करते हैं। विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? अर्थालंकार, शब्दालंकार, दोनों में से कोई नहीं। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और शब्दा अलंकार भी नहीं होगा। होगा तो क्या होगा? अर्थालंकार। आपको पता है कि अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? 3। शब्दालंकार और कौन सा? अर्थालंकार और कौन सा? उभयालंकार। और कौन सा भैया? उभयालंकार। जब काव्य की शोभा शब्द के माध्यम से बढ़ाई जाएगी तो शब्दालंकार, जब काव्य की शोभा अर्थ के माध्यम से बनाई जाएगी तो अर्थालंकार, जब काव्य की शोभा शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से बढ़ाई जाएगी तो वहां पे अर्थालंकार। तो 32 का पहला ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 33, किसरा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया है? दिलो दानिश 1933 ईस्वी में,
समय सरगम 2000 ईस्वी में। जिंदगी नामा वेरी गुड, यही सी वाला आपका एकदम सही और सटीक जवाब है। किशोर सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया है? तो मेरे दोस्त आपको जो जवाब देना है लल्ला, वो बताना है जिंदगी नामा पे दिया गया है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 34। इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? शैव है, वेदांत है, मीमांसा है, सांख्य है। तो लल्ला प्रश्न संख्या 34 का आप मुझे जवाब दीजिएगा, तो कौन सा जवाब सही है? इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? शैव है, वेदांत है, मीमांसा है, सांख्य है। तो क्या है? शैव है। तो ए इज द राइट आंसर। चलिएगा आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती, मुहावरे का वाक्य अर्थ है। मुहावरे का क्या अर्थ है? झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, हर बात पर ताली नहीं बजती, काम करने के लिए दोनों हाथ की जरूरत होती है, अकेला आदमी झगड़ा नहीं करता। तो आपको बताना चाहिए कि झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। क्या होते हैं भैया? आपका 35 का पहला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। प्रश्न संख्या 36 देखिएगा। कौड़ रस का स्थायी भाव क्या है? तो कौड़ रस का स्थायी भाव क्या है भैया? शोक है। कौड़ रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। और बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा वगैरह है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति अथवा प्रेम है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 37। उप विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? तो आपको जवाब देना है। जो उप विराम का चिन्ह है, ये आपका पहला उप विराम का चिन्ह है। और ये चिन्ह आपका किसका है भैया? योजक का चिन्ह है। प्रश्न संख्या 38 देखिएगा। 38 में देखिएगा इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? तो व्योम, धरा, तम, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। व्योम आपका आकाश का पर्यायवाची है, और धरा आपका किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का पर्यायवाची है। और तम आपका किसका पर्यायवाची है? अंधेरे का पर्यायवाची है। अंधेरे का पर्यायवाची है, ठीक है, अधेरा का पर्यायवाची है। और इसका जो विलोम होगा, एक आप जानते हो, अंधेरे का अगर तम का विलोम करोगे आप क्या होगा? तो अंधेरे का विलोम क्या होता है? प्रकाश होता है। और इसी संबंधित एक शब्द आपको बता दूं, तो एक शब्द होता है आलोक और एक शब्द होता है आलोक, जिसे आप कहां पढ़ते हो? शब्दयुग में। एक का अर्थ अंधकार और दूसरे का अर्थ क्या होता है? प्रकाश होता है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 39 देखिएगा। विखंडनवाद का सिद्धांत इनमें से विखंडनवाद का सिद्धांत इनमें से किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, प्लेटो ने दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया है, देरिदा ने दिया है। तो मेरे दोस्त डी इज द राइट आंसर। विखंडनवाद का सिद्धांत जो दिया है वो किसने दिया है भैया? देरिदा ने दिया है। चलिएगा आज की क्लास के आखिरी प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 40 देखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है? तो सरल का विलोम जो होगा वो क्या होगा भैया? जटिल होगा। और वक्र का विलोम क्या होगा? रिजु होगा। तो आज की क्लास का ये आपका आखिरी प्रश्न और सी इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर सेट की पुनः आपको मैंने प्रैक्टिस करवा दी है। यदि आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लगती है और आपने जान भी लिया है कि कैसा पेपर सेट होता है, कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, यदि वीडियो अच्छी लगती है आपको, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा और अपने हर साथी के पास शेयर करिएगा। और मुझे क्लास के लास्ट में अवश्य बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। थैंक यू।